हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 18 को, जिसमें कि हमें पढ़ना है एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में। और चैप्टर का नाम क्या है? पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो चैप्टर का टाइटल ही देख के आप समझ सकते हैं कि क्या हमें पढ़ना है कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, और इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ के ऊपर, यानी कि जो ह्यूमंस हैं या फिर जो दूसरे जानवर हैं या फिर जो पूरा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है एयर और वाटर पॉल्यूशन का। तो देखिए यहां पर शुरुआत वही फिर से बूझो और पहेली के साथ की गई है कि देखिए बूझो और पहेली जो हैं ये दोनों काफी खुश हैं, काफी इनको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि इनको ये न्यूज मिली है कि जो ताजमहल है जो कि आगरा में है उसको विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें शामिल किया गया है। लेकिन ये यहां पर इस बात से दुखी भी हैं क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट है, यानी कि ये जो विरासत वाला एक बिल्डिंग है, यानी मॉन्यूमेंट का सिंपल मतलब होता है वैसी बिल्डिंग जो कि सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए। तो मॉन्यूमेंट जो है वो एक तरीके से खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि यहां पर एयर पॉल्यूशन ताजमहल के इलाके में इतना हो चुका है कि इसकी जो सुंदरता है वो खराब हो रही है। तो इस वजह से ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है कि जो एयर पॉल्यूशन है और जो वाटर पॉल्यूशन है इसको कम किया जाए, और इस तरीके से जो हमारा एयर और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि हम सभी को तो यह पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पहले जैसे हुआ करता था वैसा अब नहीं है। यानी कि पहले हम जब अपने माँ पापा या फिर दादा दादी लोगों से बात जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले बहुत ही क्लियर ब्लू स्काई होता था, क्लीन वाटर आसानी से नदियों में सभी जगहों पर तालाबों में मिल जाता था, फ्रेश एयर काफी होता था। तो ये चीजें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हुआ करती थी पहले। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो आज हमको न्यूज में क्या देखने को मिलता है, मीडिया हमें क्या बताता है कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो इस चीज के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। अब ये देखिए, आपको न्यूज में बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट की स्थिति खराब हो रही है। आप अपने आसपास फील भी करते हैं, देखते हैं एयर में आपको बहुत ज्यादा गंदगी फील होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उससे ही आपको पता चल जाता है कि जो क्वालिटी है एयर का वो भी खराब हो रहा है, और वाटर जो है उसकी क्वालिटी तो आपने देखी होगी। अगर आप अपने आसपास के तालाब में या फिर नदी में गए होंगे तो वहां पर आपने गंदगी देखी ही होगी। अब देखिए यहां पर एक बात हमें जान लेना चाहिए कि यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुंदरता वाली चीज है। इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हमारे लाइफ के ऊपर या फिर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी के लाइफ के ऊपर प्रभाव डालता है। हमारे लाइफ के ऊपर कैसे? तो देखिए हमारा जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको काफी परेशानी होती है, उसमें काफी तकलीफ होती है। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा डिजीजेस भी हो सकते हैं। जैसे वाटर पॉल्यूशन होगा तो आपका जो पूरा सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम, उस पर डैमेज होगा, आपका हेल्थ खराब होगा, आपको कैंसर तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, वो आपके हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी वजह से ये टॉपिक हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहां पर हमको एक तरीके से ये सोचना पड़ेगा, या फिर जब भी हम ये बात सोचते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास क्लीन एयर नहीं होगा, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होगा अर्थ पर, तो उस समय में क्या होगा। और आपने एक तरीके से जब पिछला साल यानी कि जो 7th क्लास में आपने जो ज्योग्राफी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो वहां पर आपने एयर और वाटर के बारे में काफी डिस्कशन किया। जैसे क्लास 7 में आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो वहां पर क्या हमने डिस्कस किया था? वहां पर एयर वाटर के ऊपर हमने स्पेसिफिकली चैप्टर्स को पढ़ा था। तो देखिए यहां पर हमने एयर और वाटर के इंपॉर्टेंस को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं? हम यहां पर इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें क्या हार्मफुल चेंजेस आ रहे हैं एयर और वाटर पॉल्यूशन की वजह से, और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, या फिर इसका हमारे लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन को। अब देखिए एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन तो आप नाम से ही समझ गए कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। एयर पॉल्यूशन होता है कि जो हमारे आसपास का एयर है
यानी जो हम एयर ब्रीथ करते हैं या फिर जो एनवायरमेंट में एयर है उसमें गंदे पार्टिकल्स, यानी वैसे पार्टिकल्स जो कि हमारे काम के नहीं है या फिर हमारे हिसाब से जो एयर का क्वालिटी होना चाहिए उस क्वालिटी को खराब करते हैं, वैसे पार्टिकल्स जब एयर में मिल जाते हैं तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो हम फूड हैं, फूड के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं कई दिनों तक, हम पानी के बिना कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन एयर के बिना हम कुछ मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं करने पाएंगे। और सिर्फ यही चीज बता देता है कि हमारे लिए एयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए एयर में होता क्या है, एयर में होता क्या है इसको आपको समझना है। तो देखिए एयर कुछ नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है, जो कि हम सांस लेते हैं या फिर जो देखते हैं एनवायरमेंट, उसमें बहुत सारे गैसेस हैं जो कि आपस में घुले मिले हुए हैं और वो एक साथ मौजूद हैं। अब गैसेस कौन कौन से हैं, अब हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, वॉल्यूम से के हिसाब से बात करने का मतलब है कि कितना परसेंट कौन सा गैस है, तो उसमें 78% हमारा नाइट्रोजन है पूरा एटमॉस्फेयर में, पूरा एयर में। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये सब बहुत ही कम क्वांटिटी में मौजूद हैं, यानी 1% से भी कम, इस तरीके से बहुत ही कम क्वांटिटी में मौजूद हैं। और इनका क्वांटिटी या फिर इनका प्रेजेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम में मौजूद है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी गैसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितनी मात्रा में ये हैं उतने ही मात्रा में होने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होता है तो उससे हमारे एनवायरमेंट पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद देखिए यहां पर ये एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 18.1। यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप एक ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहां पर ईंटा बनता है या फिर कहीं पर स्मोक आता है, मतलब जहां भी स्मोक जनरेट होता है, धुआं जहां भी होता है, वहां से आप क्या करते हैं, आप अपने नाक को बंद करते हैं और इस तरीके से और उस जगह को क्रॉस करते हैं। तो इस आधार पर आपसे एक तरीके से कंपेयर करने को कहा जा रहा है कि आप कंपेयर कीजिए और बताइए कि जो आपका एनवायरमेंट है या फिर जो पॉल्यूशन है वो किस इलाके में कहां होगा। देखिए कंपेयर कीजिए सबसे पहले एक पार्क और एक बिजी रोड, कहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो इसमें पार्क में पॉल्यूशन कम होगा, बिजी रोड पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा। क्यों होगा? बिजी रोड पर बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, पार्क में क्या है, बहुत ज्यादा पेड़ हैं और वहां पर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जनरेट नहीं हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको रेसिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि इन दोनों में कहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत मात्रा में हार्मफुल गैसेस को निकालती हैं, छोड़ती हैं। और वहीं रेसिडेंशियल एरिया में क्या होगा, रेसिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं तो वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये लोग पॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अब बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। यहां पर बताया जा रहा है कि एक ऐसे ट्रैफिक जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वहां पर आप जाइए जहां पर की गाड़ियां काफी चलती हैं, वहां पर आप सुबह के 6 बजे कंपेयर कीजिए, दोपहर के 2 बजे कंपेयर कीजिए, इसके बाद शाम के टाइम कंपेयर कीजिए, तो वहां पर आपको अलग अलग समय में अलग अलग लेवल ऑफ पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो गाड़ियों की संख्या है ये अलग अलग समय में अलग अलग होगी। जैसे मॉर्निंग में बहुत कम गाड़ियां चलती हैं तो पॉल्यूशन कम होगा, आफ्टरनून में कुछ ज्यादा चलेंगी तो पॉल्यूशन कुछ ज्यादा होगा, और इवनिंग में बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती हैं तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। इसी चीज को यहां पर आपको समझाया जा रहा है। इसके बाद एक और कंपैरिजन किया गया है अ विलेज एंड अ टाउन, इन दोनों में कहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, तो यहां पर टाउन में पॉल्यूशन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रीज भी होते हैं, यहां पर गाड़ियां भी बहुत ज्यादा चलती हैं और यहां पर पेड़ उस कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। लेकिन विलेज में क्या होता है, विलेज में ऐसी चीजें होती नहीं है। विलेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, विलेज में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा पेड़ या फिर जंगल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता है, इस वजह से विलेजेस में आपको पॉल्यूशन कम देखने को मिलेगा। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ऊपर जो आपने ऑब्जर्वेशंस किए वहां पर आपको पता चल गया होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें अमाउंट ऑफ स्मोक अलग अलग जगह के लिए अलग अलग था, यानी कहीं पर आपको पॉल्यूशन ज्यादा था, कहीं पर कम था। इंडस्ट्रीज के पास पॉल्यूशन ज्यादा था, गांवों में पॉल्यूशन कम था, शहरों में ज्यादा था, गांवों में कम था। तो इस तरीके से अब यहां से आपको पता चला क्या
कि जो स्मोक है या फिर जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, ये हो कहां से रहा है, ये आ कहां से रहा है। और देखिए, एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस का एटमॉस्फेयर में एडिशन जो कि उसको मॉडिफाई करती है, यानी कि ऐसे जो सब्सटेंस हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, वो जब मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, घुल मिल जाते हैं, तो वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि हमको पहले ऑक्सीजन चाहिए था, अब ऑक्सीजन के साथ कोई हार्मफुल गैस आ रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, तो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को लूंगा तो वो मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन ऑक्सीजन मेरे लिए रिक्वायर्ड है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए खतरनाक है। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि जब एयर कंटेमिनेट हो जाता है अनवांटेड सब्सटेंसेस से, यानी कि जिसकी हमको जरूरत नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने कहा कि उसको हमको जरूरत नहीं है कि हमारे आसपास रहे, उसको मैं ब्रीथ करूं, उसको ब्रीथ करूंगा तो हमारा जो सिस्टम है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर खराब इफेक्ट पड़ता है। तो वो उस तरीके के जब सब्सटेंस एयर में घुल मिल जाते हैं जिसका कि हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं, इन पर खराब इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, यहां पर क्लियरली आप समझिए, एयर पॉल्यूशन होता है कि जब अनवांटेड सब्सटेंस जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं वो एयर में जब मिक्स कर जाते हैं, एयर में घुल मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, एयर पॉल्यूशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। जैसे हमने बात किया था कि ऊपर ताजमहल जो है, ताजमहल की सुंदरता खराब हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्यों हो रही है, तो आगे हम उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, यहां पर टॉपिक है हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, यानी कि एयर कैसे पोल्यूट होता है। तो यहां पर हमने वो बात की थी कि जो सब्सटेंसेस मिल जाते हैं एयर में, तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं या फिर कंटेमिनेट करते हैं, यानी गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो इन सब्सटेंसेस को एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब देखिए, कई बार होता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नेचुरल सोर्सेस से आते हैं, जैसे कि स्मोक या फिर जो डस्ट निकलता है फॉरेस्ट फायर की वजह से या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। जैसे कहीं जंगल में आग लग जाती है, कई बार जंगल में खुद से आग लग जाती है, कोई उसमें जाकर आग नहीं लगाता, तो वो एक तरीके का नेचुरल फिनोमेना हो गया। उसी तरीके से वोल्केनो का इरप्शन हो गया, वोल्केनो फट जाता है, उसमें से धुआं, ऐश बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो एक तरीके का नेचुरल फिनोमेना हो गया। तो इस तरीके से नेचुरल रीजन की वजह से भी, नेचुरल सोर्सेज से भी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में मिल जाते हैं और हवा की जो स्थिति है उसको खराब कर देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, यानी जो लोग हैं, उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें आपके आ जाते हैं जो आपका पावर प्लांट्स आ जाते हैं, जहां पर जैसे कोयला से बिजली का निर्माण किया जाता है, वो आपका पावर प्लांट हो गया, जो कि ह्यूमन एक तरीके का फैक्टर है एयर पोल्यूशन का। इसके बाद ऑटोमोबाइल, यानी कि जितनी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां रोड पर चलती हैं, वो सभी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाते हैं। इसके साथ ही जो फायरवुड होता है, यानी खाना बनाने के लिए या फिर और भी चीजों के लिए जो हम लकड़ियां जलाते हैं, या फिर जो डंग केक्स होते हैं, यानी जो गाय के गोबर का या फिर किसी भी जानवर के गोबर का जो एक तरीके का केक बनाया जाता है, जिसको कि बिहार वगैरह इलाके में गोईठा कहा जाता है, तो उनसे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, उनको जलाने से भी। अब देखिए, यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर इमेज दिखाया गया है स्मोक फैक्ट्री से स्मोक निकलते हुए। अब देखिए, यहां पर बात की गई है एयर पोल्यूशन के बारे में, आगे और भी चीजें। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, जो ये सब्सटेंस है या फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम जानेंगे या फिर समझेंगे। और यहां पर आप एक तरीके से देखेंगे, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज, यानी हमारे शहरों में कितनी रफ्तार से जो गाड़ियां हैं वो बढ़ रही हैं और उससे कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब देखिए, जो व्हीकल्स हैं वो काफी हाई मात्रा में, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बनाते हैं, छोड़ते हैं। अब ये कौन कौन से केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं,
ये करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। तो देखिए ये सभी जो हैं ये बहुत ही हार्मफुल गैसेज हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या फिर हमारे आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है उन सभी के लिए। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बनता कैसे? ये बनता है कि जब कोई भी फ्यूल इनकम्प्लीट जलता है, इनकम्प्लीट बर्न होता है, तो उसकी वजह से ये बनता है। तो कौन सा फ्यूल की यहां पर बात हो रही है? यहां पर पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके का पॉइजनस गैस है, काफी पॉइजनस गैस है। और ये पॉइजनस क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको इनहेल कीजिएगा, आपके सांसों के साथ आपके फेफड़ों में अगर ये जाता है, तो ये आपके शरीर के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाता है, पूरा एयर जाता है, ऑक्सीजन को वहां से जो हमारा ब्लड है वो कैरी करके शरीर के अलग अलग इलाकों में पहुंचाता है, यानी कि सभी सेल्स में, सभी पार्ट में पहुंचाता है। लेकिन जब आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो वो ब्लड के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है और इसकी वजह से हमारे शरीर पर काफी इंपैक्ट पड़ता है, काफी खराब इंपैक्ट पड़ता है। अब यहां पर ये फोटो देखिए, यहां पर गाड़ी से कितना ज्यादा गैस निकल रहा है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अब यहां पर बताया जा रहा है, डू यू नो कि हमारे दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं उनको अगर आप लाइन से लगाइएगा तो दुनिया की जो 2 सबसे लंबी नदी है, नील और अमेज़न, इनकी लंबाई को हम कवर कर सकते हैं, यानी इतना लंबा लाइन लग जाएगा। तो इसके बाद अगर आगे बढ़िए तो यहां पर आगे बात की जा रही है, अब यहां पर बात की जा रही है कि देखिए बूझो जो है वो फॉग लाइक लेयर एटमॉस्फेयर में उसने देखा था जब विंटर का सीजन था। यानी कि केवल विंटर में नहीं होता है, विंटर के अलावा और समय में भी हो सकता है, लेकिन मेनली आपको यह चीज विंटर में देखने को मिलता है। फॉग लाइक लेयर का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा और यह होता है स्मॉग। जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास इलाके में रहते हैं, उनको यह चीज काफी अच्छी तरीके से पता होगी कि स्मोक क्या होता है। अब देखिए स्मोक होता क्या है। स्मोक एक तरीके से स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। अब देखिए ठंडी के दिनों में फॉग होता है, फॉग हम सभी को पता है कि फॉग क्या होता है। तो फॉग और उसमें जब स्मोक जाकर मिल जाता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं स्मोक। स्मोक क्या होता है? तो देखिए ये स्मोक इसमें होता है जो कि काफी ऑक्साइड्स को कंटेन करता है, जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और ये सभी जब क्या है, ये मिल जाते हैं दूसरे तरीके के एयर पोल्यूटेंट्स के साथ, तो ये एक तरीके से स्मॉग बनाते हैं। यानी स्मॉग में क्या हो गया, आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरे तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सभी मिलकर एक तरीके से एक साथ आएंगे, वाटर वेपर भी उसमें आ जाएगा, तो ये स्मॉग को बनाते हैं। अब स्मॉग जो है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही हमको परेशानी होती है, बहुत तरीके की बीमारी होती है और ये एक तरीके से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी जनरेट करता है। जैसे कि अस्थमा की जो बीमारी है उसको ये बना सकता है, या फिर कफ या फिर वीजिंग जो है चिल्ड्रंस में ये कर सकता है। तो इस तरीके से ये काफी हमारे लिए हार्मफुल है। अब यहां पर आगे बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन करने के लिए, जैसे कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, जहां पर जो गैसेज यानी जो पेट्रोल डीजल है उसको जहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो जो रिफाइनरीज होती हैं वहां पर बहुत मेजर स्केल पर गैसियस पोल्यूटेंट्स को, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। अब ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या होती हैं? देखिए जो हम पेट्रोल डीजल को यूज करते हैं वो डायरेक्टली पेट्रोल डीजल के रूप में हमें अर्थ से नहीं मिलता है, वो हमें क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल अलग निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, और जो मोबिल वगैरह आप वर्ड सुनते हैं उन सभी को निकाला जाता है। तो वो होता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जो कि क्रूड ऑयल से ये सभी चीजें निकालती हैं अलग अलग। अब यहां पर जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्यों बनता है? वो बनता है जब हम कोल जैसे प्रोडक्ट को, यानी कोल जैसा जो फ्यूल है उसको पावर प्लांट में बनाते हैं, तो उस समय में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत काफी मात्रा में जनरेट होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी खतरनाक है, बहुत तरीके के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को यह बनाता है, जैसे कि ये इतना डैमेज करता है कि ये हमारे लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। अब देखिए यहां पर हमने बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल को खोलिए, वहां पर आपको इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कि दूसरे तरीके के जो
पॉल्यूटेंट्स हैं। एक तो हमने बात कर लिया हार्मफुल गैसेस के बारे में कि हार्मफुल गैसेस जो है वो हमारे हेल्थ को प्रभाव करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ हमें बहुत तरीके की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक और तरीके के गैसेस हैं जो कि डायरेक्टली हमें इनहेल करने से प्रॉब्लम नहीं होता है, वो दूसरे तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं। इनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। आपने इनका नाम सुना होगा और इनको यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, और एरोसोल स्प्रेज जो होते हैं ना उनमें इनको यूज किया जाता है। अब देखिए CFCs जो हैं ये हमारे लंग्स को डैमेज नहीं करते, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है ओजोन लेयर, इसको ये डैमेज करते हैं। अब कैसे डैमेज करते हैं? अब देखिए ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर है ओजोन लेयर, इस तरीके से पूरा लेयर होता है, और ये जो गैसेज जाते हैं ऊपर इनके साथ रिएक्शन करके इसको पूरा डैमेज कर देते हैं। तो कई सारे इलाके होते हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर छेद जैसा इस तरीके से, मान लीजिए पूरा लेयर है उसमें ये क्या हो गया, छेद हो गया। तो इस तरीके से जो ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। अब देखिए ओजोन लेयर को डैमेज करने से क्या होगा, तो देखिए सन से बहुत बड़ी मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो हमें उन अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, हमारे पृथ्वी तक, हमारे शरीर तक उनको नहीं पहुंचने देता है। तो जब ये CFCs ऊपर जाकर ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं और ओजोन लेयर को खत्म कर देती हैं, तो उससे क्या होगा, यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे शरीर तक डायरेक्टली पहुंचेगा। उससे हमें कैंसर हो सकता है, दूसरे बीमारी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही हार्मफुल है। तो इस वजह से ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ओजोन लेयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे ये प्रभावित करता है हमने देख लिया। अब देखिए इस चीज को देखते हुए बहुत सारे कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि नहीं हम देखिए इस तरीके के केमिकल्स अब यूज नहीं करेंगे, अब इस तरीके से केमिकल यूज करेंगे जो कि कम हार्मफुल रहे, यानी कि ओजोन लेयर को डिप्लीट अब ना करे। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि ऊपर हमने जितने भी गैसेस की बात की, उन गैसेस के अलावा जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो कि डीजल और पेट्रोल को बर्न करते हैं, वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं। यानी जब वो अपने साइलेंसर से धुआं निकालते हैं तो वहां पर ऊपर जो हमने गैसेस को देखा, सिर्फ वो गैसेस नहीं निकलते हैं बल्कि उसके अलावा बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये पार्टिकल्स जो हैं ये एयर में काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट होती है और वो गैस छोड़ देता है, तो गाड़ी स्टार्ट हुआ, उसने स्मोक छोड़ा, तो उसमें क्या था, उसमें गैसेस थे, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था और भी दूसरे गैसेस थे। लेकिन उसके अलावा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे धूल के कण होते हैं या फिर एसेस जो आपने देखे, उस तरीके से पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं जो कि यहाँ के एयर में मिल जाएंगे और वहां यहीं पर वो घूमते रहेंगे, एयर में वो लटके हुए रहेंगे। तो ये जो है ये एक तरीके से काफी खतरनाक है, क्योंकि जब इनको हम ले लेंगे अपने अंदर तो ये बहुत तरीके के डिजीज जनरेट कर सकते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान भी आते हैं, यानी इंडस्ट्रीज जो है वहां पर भी जनरेट होते हैं। कौन सी इंडस्ट्री, जैसे कि स्टील बनाने की जो इंडस्ट्री होती है या फिर जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है, वहां पर भी ये काफी बड़ी मात्रा में जनरेट होते हैं। इसके अलावा जो पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर कोल से या फिर और भी तरीके से पावर जनरेट किया जाता है, तो वहां पर भी इस तरीके से टाइनी एस पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ें। अब यहां पर ताजमहल की बात की गई है। मैंने ऊपर कहा था कि हम ताजमहल के बारे में आगे बात करेंगे, तो यहां आ गया ताजमहल की। ताजमहल को देखते हैं वहां पर क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ताजमहल क्यों हमारे लिए एक तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो पता है, लेकिन क्यों ताजमहल पर एक तरीके से खराब इंपैक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। अब देखिए ताजमहल हम सभी को पता है कि हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ विदेशों से बहुत ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं जो कि ताजमहल को देखते हैं, घूमना चाहते हैं, वहां पर देखना चाहते हैं। लेकिन ताजमहल आगरा में है और वहां पर क्या स्थिति हो रही है इसको हम देखते हैं। अब देखिए ताजमहल जो है उसकी जो सुंदरता है वो खराब हो रही है, ये मेन प्रॉब्लम है। उसका जो मार्बल है उसको एक तरीके से काफी बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से।
इस चीज को हम देखने वाले हैं। अब देखिए एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा है कि देखिए जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक तरीके से ताजमहल के व्हाइट मार्बल को डिसकलर कर रहे हैं, उसकी कलर को खराब कर रहे हैं। और ये एक तरीके से इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं सभी चीजों पर इंपैक्ट पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब देखिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, यहां पर एग्जांपल आपको दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि हमें संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर बताया गया कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए ताजमहल कहां पे है? आगरा में है। आगरा के आसपास के इलाके में या फिर आगरा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जो जिसमें कि स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। ये सभी एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स को जनरेट करते हैं। और कौन से पॉल्यूटेंट्स को? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ये बहुत बड़ी मात्रा में जनरेट करते हैं। और ये जो गैसेज हैं ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, और उससे क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। और ये जो एसिड्स हैं ये रेन के साथ नीचे आते हैं, यानी बारिश के साथ नीचे आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। ये जो पूरा एसिड बारिश के साथ नीचे आता है इसको क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। अब देखिए एसिड रेन जब पड़ता है मार्बल के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर, वो एक तरीके से उसको क्या करता है? उसका कलर को खराब करता है और उसको कोरोड करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं। मार्बल कैंसर पूरा प्रोसेस को नहीं कहते हैं, बल्कि जो एसिड रेन की पड़ने की वजह से जो मार्बल का डिस्कलरिंग होता है, उसकी क्वालिटी पर इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। एसिड रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन कैसे होता है? अब देखिए एसिड रेन में होता क्या है? एसिड रेन में होता है सबसे पहले कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं वो जनरेट होते हैं। तो क्या हो गया? SO2 और NO2 ये जनरेट हुए इंडस्ट्रीज से। अब ये जाकर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे। यहां पर क्या है? H2O, यानी कि जो वाटर वेपर है वो। ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, ये दोनों रिएक्ट किए तो क्या बना दिए? यानी कि SO2 H2O से रिएक्ट किया तो बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 H2O के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया? HNO3 ये बन गया। तो इस तरीके से ये दोनों बनते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये साथ में चल गए, वाटर वेपर के साथ मिल गए, और वहां पर वाटर वेपर जो है जब बारिश के रूप में जमीन पर आता है तो ये अपने साथ वाटर वेपर इन दोनों को भी लाता है। अब इन दोनों को ला रहा है तो क्या हो रहा है? इससे हमारे आसपास एसिड रेन हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है? बारिश में एसिड आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एसिड रेन हो गया। अब देखिए यहां पर आगे पढ़ें तो आगे क्या बताया जा रहा है? आगे कहा जा रहा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स इमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स येलोइंग ऑफ द मार्बल। यानी कि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सूट पार्टिकल्स होते हैं, ये एक तरीके का पार्टिकल होता है जो कि मथुरा रिफाइनरी से निकलते हैं, ये इसने काफी बड़ी मात्रा में एक तरीके से जो मार्बल है ताजमहल के उसके येलोइश होने का एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। क्या स्टेप लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ताज है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बचाने के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्लीन एयर या फिर क्लीन फ्यूल के रूप में क्लीन फ्यूल को यूज करना चाहिए, जैसे कि सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इन सभी को यूज करना चाहिए। और इसके साथ ही जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनको अनलीडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए, यानी ताज के आसपास का इलाका जो यानी ताज जोन जो है वहां पर जितनी भी गाड़ियां चलेंगी उनमें अनलीडेड पेट्रोल यूज किया जाएगा। ये एक तरीके से एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अपने बड़े भाई लोगों के साथ या फिर एल्डर बड़े लोगों के साथ डिस्कस कीजिए कि 20 से 30 साल पहले ताज कैसा दिखता था। इस चीज को यहां पर डिस्कस कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको हम यहां पर समझने वाले हैं।
तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी को सूरज की किरणें गर्म करती हैं, यानी कि जो पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी को गर्मी मिलती है कहां से? सूरज की किरणों से, जिसको कि हम रेडिएशन कह सकते हैं। अब देखिए जितना भी गर्मी आता है पृथ्वी तक, उसमें से कुछ गर्मी को पृथ्वी सोख लेती है और कुछ गर्मी को वो वापस छोड़ देती है, जो स्पेस है यानी जो अंतरिक्ष है वहां पर वापस छोड़ देती है। अब जब ये गर्मी वापस छोड़ने लगती है पृथ्वी, तो उसमें से कुछ हिस्सा उस गर्मी का एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे ये पृथ्वी हो गई और यहां पर हम देखें तो ये एक तरीके से मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सूरज है, अब सूरज से गर्मी आ रहा है, इस तरीके से गर्मी आया यहां पर, तो पूरा गर्मी ये एब्जॉर्ब नहीं करता है पृथ्वी, इसमें से कुछ हिस्सा को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब जो गर्मी को यहां पर रिफ्लेक्ट किया जाता है सूरज द्वारा, उन गर्मी में से, उस गर्मी में से कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा वो एटमॉस्फेयर द्वारा यहां पर रोक लिया जाता है कि भाई तुम गर्मी जो है बाहर नहीं निकले, यहीं पर ये एब्जॉर्ब रहे। और इससे क्या होता है कि पृथ्वी को और ज्यादा गर्मी मिलती है और ज्यादा वो गर्म हो जाता है। अब देखिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये कई बार हमारे लिए फायदेमंद भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। जैसे आप अगर नर्सरी वगैरह में गए होंगे जहां पर प्लांट्स को उगाया जाता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक इसी तरीके का एक गार्डन बना हुआ होता है, एक पूरा रूम वाला गार्डन होता है, वो यही होता है, ग्रीन हाउस रूम होता है, वहां पर इसी चीज का यूज करके प्लांट्स को उगाया जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो ग्रीन हाउस है, ये हमारे लिए एक तरीके से अब ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो चुका है क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है, यानी जो हम एक तरीके से इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, उससे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और देखिए ये जो पूरा सिस्टम है या फिर ये जो पूरा तंत्र काम कर रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हम सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और यहां पर ये जो अभी मैंने पूरा प्रक्रिया बताया कि रोक लिया जाता है सूरज की गर्मी को, एटमॉस्फेयर उसको रोक लेता है बाहर निकलने से, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये आप समझ गए। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और इसकी वजह से। अब देखिए जो CO2 है वो वन ऑफ द गैसेज है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ CO2 इसका रीजन है, इसके अलावा और भी गैसेज हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए है जो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा पूरा सिस्टम या फिर हमारा पूरा लाइफ इसकी वजह से थ्रेटन होता है। अब देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम जानते हैं कि प्लांट्स द्वारा यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन अगर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो क्या है, वो एक पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर बात आता है ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑन द अदर एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। यानी कहा जा रहा है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो अपना डेली कंजम्पशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे गाड़ी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, और भी कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों की कटाई भी कर रहे हैं, जो जंगल है उनको साफ कर रहे हैं क्योंकि हम वहां पर बिल्डिंग बना सकें, घर बना सके और भी तरीके की एक्टिविटीज कर सके। तो इस वजह से जो पूरा CO2 है उसका मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि CO2 क्या है, उसको यूज किया जाता है प्लांट्स द्वारा। तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो CO2 कौन कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन कौन बनाएगा। इस वजह से दोहरी हमारे ऊपर एक तरीके से मार पड़ रही है। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज व्हिच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। वही बात कहा गया कि जो डिफॉरेस्टेशन होती है यानी जो जंगल की कटाई होती है उसकी वजह से CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं जो कि CO2 को कंज्यूम करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब इसके साथ ही जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा CO2 को एक्यूमुलेट एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है या फिर मदद करता है, इसकी वजह से ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए यहां पर CO2 हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि CO2 है वो जब जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो एक लेयर बना देता है और CO2 जो है वो हीट को बाहर निकलने नहीं देता। यानी जैसे मैंने कहा कि स्पेस में हीट चला जाता है, अंतरिक्ष में हीट चला जाता है, उसको बाहर नहीं जाने देता और हमारे एटमॉस्फेयर में उसको रोक लेता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो काफी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और इसी इंक्रीजिंग को, यानी जो अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं।
और देखिए दूसरे गैसेस जो कि इस काम को करते हैं वो उसमें इंक्लूड है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। वाटर वेपर भी ऐसा मत समझिएगा वाटर वेपर गैस नहीं है, वाटर वेपर भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि CO2 के जैसे ही वो सभी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हैं कौन कौन से? मीथेन हो गया, या फिर वाटर वेपर हो गया, या फिर CO2 हो गया, और भी गैसेज हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न हो चुका है, क्योंकि हमको अब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और भी तरीके के बहुत ज्यादा हमको इफेक्ट मिल रहा है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट किए हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है, प्रोडक्शन है, उसको कम किया जा सके। और उसमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक तरीके का एग्रीमेंट है बहुत सारे देशों के बीच में, जिसमें कि ये एक तरीके से तय किया गया है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम पैदा करेंगे, जिससे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है इसको कम किया जा सके। अब देखिए यहां पर बूझो के बारे में बताया गया है। बूझो जो है वो काफी सरप्राइज है इस बात को सुनकर कि अगर अर्थ का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसका बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट हो सकता है। और इसके साथ ही पहले बोलती है कि न्यूज़पेपर पढ़ो जिसमें कि गंगोत्री ग्लेशियर को पिघलने की बात यहां पर की गई है। तो इसके बाद व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, इसको यहां पर देखना है। तो यहां पर बहुत सारे तरीके की स्टोरीज हम देख सकते हैं जिसको कि एयर पॉल्यूशन के इंप्लीमेंटेशन में यूज किया है। जैसे कि कुछ साल पहले दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी हुआ करती थी दुनिया की, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी ठीक हो चुका है, वैसी बात नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। लेकिन यहां पर कुछ तरीके की चीजें अपनाई गई, जैसे कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स रन कर रहे हैं डीजल या फिर पेट्रोल पर, जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, इनको CNG की ओर चेंज करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश किया गया, और उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिला बहुत ज्यादा, या फिर बहुत बड़े स्तर पर CNG व्हीकल्स अब दिल्ली में चल रहे हैं। और यहां पर यह भी चीज किया गया है कि जो गाड़ियां हैं जो कि पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करें, जिसमें कि लेड मिला हुआ ना हो। और इसकी वजह से हमको काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है कि जो एयर है वो काफी क्लीन हो चुका है। और आप ये भी जान सकते हैं कि या फिर ये भी पता कर सकते हैं कि आपके इलाके में क्या क्या चीजें की जा रही है। अब देखिए यहां पर एक और चीज बताया गया कि देखिए सरकार जो है इन चीजों को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जगहों पर रेगुलरली मॉनिटर करते रहती है कि क्या अभी इस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कितना हमारा एयर पोल्यूटेड है, कौन सा गैस है, इस तरीके से मॉनिटर करते रहती है। और इस डाटा को हम यूज कर सकते हैं इस बात को अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपके इलाके में देखिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, आप गंदगी मत कीजिए, मेरा मतलब है कि आप आग मत लगाइए और भी तरीके से पॉल्यूशन मत कीजिए, जिसके जरिए जो है पॉल्यूशन उसको कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए यहां पर बात किया जा रहा है क्या किया जा सकता है उसके आंसर के रूप में कि हम स्विच कर सकते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर, फोजल फ्यूल को छोड़कर। फोजल फ्यूल में कौन सा आ जाता है? पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सभी आ जाते हैं। और अल्टरनेटिव फ्यूल में कौन सा आ जाते हैं? जो हमारा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी आ जाते हैं, जो कि एक तरीके से एयर को पोल्यूट नहीं करते हैं। यहां पर यही बात की है, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं की गई है क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे तरफ से अगर स्मॉल कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो भी एक तरीके से काफी बड़ा डिफरेंट ला सकता है एनवायरनमेंट के पूरे स्थिति पर। कैसे? क्योंकि देखिए अगर आप जाते हैं पेड़ लगाते हैं तो आपके द्वारा एक पेड़ लगाया गया ना बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। आप लगाइएगा, आपके जैसे सभी जो बच्चे सभी लगाएंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग अगर एक एक पेड़ भी लगा देते हैं तो बहुत सारे पेड़ लगेंगे। अब यहां पर देखिए वन महोत्सव की बात की गई है कि जहां पर लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं जुलाई में हर साल। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़े तो आगे यहां पर और भी बात की गई कि बूझो और पहली जो हैं वो अपने आसपास के एरिया में गए थे जहां पर लोग जो हैं वो ड्राई लीव्स को जला रहे थे, यानी सूखे पत्तों को जला रहे थे। वो काफी कफ करने लगे क्योंकि पूरे इलाके में काफी धुआं फैल चुका था। और पहली सोची कि वो एक तरीके से उसके ये बेटर ऑप्शन होगा कि इन सभी पत्तों को, सूखे पत्तों को कंपोस्ट में डाल दिया जाए जलाने के कंपैरिजन में। अब यहां पर देखिए वाटर पॉल्यूशन जो है इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक को कवर करने में ही बहुत टाइम लग चुका है। तो इस वीडियो को हम इस टॉपिक को हम एक और वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीटली वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि वाटर पॉल्यूशन देखा जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।